हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर वेरी गुड। और फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो रहेगी भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि संघीय कार्यपालिका पर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसा कि इससे लास्ट वीडियो में बताया है, इसी से जो इसी का फर्स्ट पार्ट थी, यानी कि ये हमारी इस टॉपिक पर सेकेंड पार्ट है। तो मैंने आपको बताया था कि हम इससे रिलेटेड कुछ अराउंड 140 टू 150 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज़ करेंगे और वो सभी के सभी एनसीईआरटी बेस्ड हैं, ये आप सभी जानते हो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इससे रिलेटेड हम फर्स्ट पार्ट डाल चुके हैं और मैक्सिमम 3 to 4 या फिर 5 भी हो सकते हैं इसकी ये वीडियोस बनेंगी, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन लिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी टैगलाइन के साथ, जो कि है रोज़ पढ़ें और आगे बढ़ें। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये है हमारे आज की वीडियो का पहला फर्स्ट क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ठीक है, लोकसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर राज्यसभा। तो फ्रेंड्स, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि राज्यसभा के प्रति क्या है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। और फ्रेंड्स, इस बात का वर्णन कौन से आर्टिकल में है? वो है 75 थर्ड। ठीक है, 75 थर्ड आर्टिकल में क्या है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? ठीक है, जिसके अगेंस्ट कुछ नहीं था। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, यानी कि डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी को क्या है, निर्विरोध या फिर आप बोल सकते हो सहमति से भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे। अगर बात करें इनके कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977, ठीक है, से लेकर 1982 तक था। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है, पॉइंट को ध्यान में रखें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल के 1000 के गुणकों के बराबर होती है। ठीक है, वर्तमान स्थिति यानी कि 1997 ईस्वी में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अनिश्चित जनसंख्या से है? ठीक है, तो ऐसा जो भी ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ये किस वर्ष की जनगणना से रिलेटेड है? ठीक है, ये पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर देखते हैं, वर्ष 1971 की, 1981 की, 1961 की या फिर 1991 की। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो 1970 ईयर्स था। ठीक है, उसकी जनगणना के संदर्भ में ये बात कही गई है। देखिए फ्रेंड्स, बात करें जनगणना की, तो भारत में क्या है, हर 10 साल, ठीक है, हर 10 साल में क्या है, जनगणना होती है। 42वें संविधान संशोधन जो है, 42वां संविधान संशोधन जो है, उसके द्वारा यह निश्चित किया गया था कि 2001, ठीक है, तक क्या है, सदनों की सीटों की संख्या कितनी, 1971 की जनगणना के आधार पर होगी। ठीक है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखें? ठीक है, तो इनमें से आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है। वो ऑप्शन आपका एक भी हो सकता है या फिर 2 हो सकते हैं या फिर 3 या फिर सभी सही हो सकते हैं। ठीक है, वो आपको आंसर देखने हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, यह हमारा करेक्ट होगा। संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, करेक्ट है। नियंत्रक महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदन को, ये भी ठीक है, लेकिन लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को नहीं। ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, सी एंड डी। ठीक है, ये हमारे राइट आंसर होंगे जैसा कि ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, 1, 3 एंड 4, तो ये हमारे राइट आंसर रहेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? ठीक है, देखिए क्या होना चाहिए, डायरेक्ट आंसर करते हैं। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनकी नियुक्ति के समय क्या होना चाहिए?
ज़रूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, ठीक है, मतलब उस टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे ना हो, परंतु उसे 6 महीने के अंदर अंदर क्या है, आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब जब जिस टाइम क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय में ऐसा नहीं है कि उसको किसी न किसी सदन का सदस्य होना ज़रूरी है, ठीक है, अनिवार्य है, लेकिन हाँ, उसे 6 महीने के अंदर अंदर क्या है, ये सदस्यता हासिल कर लेनी होगी, ठीक है। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का क्या है, आवश्यक रूप से सदस्य हो, तो इतनी बात तो ठीक है, परंतु उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। और देखिए, यहाँ पर लोकसभा दिया गया है, लेकिन हमारा जो करेक्ट आंसर है उसके अंदर क्या है, लोकसभा या राज्यसभा, मतलब दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का उसको सदस्य हो जाना चाहिए 6 महीने के अंदर, ठीक है। तो स्पेशली सिर्फ लोकसभा का ही नहीं, वो राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, मतलब ये भी हमारा रॉन्ग हुआ। आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ऐसा नहीं है, किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, प्रेजेंट टाइम पे ना हो, लेकिन 6 मंथ के अंदर अंदर उसे सदस्यता हासिल कर लेनी होगी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। ऐसा क्वेश्चन शायद यही हम पहले शायद अपनी फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन्होंने भी मेरी वो वीडियो देखी है, अच्छे से देखी है, पूरी देखी है, ठीक है, ये क्वेश्चन उन्होंने ज़रूर देखा होगा। तो जिन्होंने भी देखा है वो उसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग जो है वो किसी भी, क्या है इसका आंसर रहेगा, संसद के दोनों सदनों की एक सेकंड, ये नहीं, ये होगा, संसद के किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। और ये हमने क्वेश्चन पहले किया है, तो वहाँ पर भी इसका करेक्ट आंसर यही था, ठीक है। साथ ही हमने वहाँ पर एक पॉइंट को डिस्कस किया था कि आर्टिकल 61, ठीक है, आर्टिकल 61 क्या है, इस प्रक्रिया से रिलेटेड है। कुछ 1-2 पॉइंट और भी थे कि प्रस्ताव पारित करने से पहले, यानी कि 14 दिन पहले ही क्या है, उनको नोटिस दिया जाएगा, और जो प्रस्ताव है वो सदन की कुल संख्या है, ठीक है, उसका 2/3 से अधिक बहुमत से पारित होना चाहिए, ठीक है। और फिर जब ये एक सदन से दूसरे सदन में प्रस्ताव जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, किसी जो जांच आयोग है उसके द्वारा क्या है, या किसी समिति के द्वारा क्या है, इसकी जांच होगी। और ऐसे में क्या होगा कि राष्ट्रपति अपना जो पक्ष है, ठीक है, अपनी साइड से क्या है, या तो वो स्वयं को या फिर किसी अधिवक्ता के माध्यम से रख सकता है, ठीक है। और दूसरा सदन भी उसे उसी मतलब 2/3 बहुमत से पारित करेगा, ठीक है। दूसरे सदन द्वारा प्रस्ताव पारित करने के दिन से ही राष्ट्रपति पद से हट जाएंगे, तो ठीक है, ये कुछ प्रक्रिया रहती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, ये पूछा है, तो हम पहले करेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, राज्यसभा को धन विधेयक को अस्वीकृत करने अथवा उसमें संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है, तो ये करेक्ट है। राज्यसभा की तुलना में लोकसभा के पास राज्य सूची के संबंध में विशेष शक्तियाँ हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये हमारा रॉन्ग होगा। तो आंसर तो हमारा यही है, लेकिन फिर भी हम अगले पॉइंट भी देख लेते हैं। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, ये भी ठीक है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए उत्तरदायी है, राज्यसभा के लिए के प्रति नहीं, तो ये भी हमारा करेक्ट रहेगा। अब देखिए फ्रेंड, जो धन विधेयक है वो राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या होता है, धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं हो सकता राज्यसभा में, फिर भी मतलब क्या होता है कि सिर्फ लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, मतलब राज्यसभा में नहीं किया जा सकता। और जो हमारा ऑप्शन बी था, ठीक है, उसमें क्या था, ये दिया हुआ था कि राज्यसभा को धन विधेयक को स्वीकृत करने अथवा उसमें संशोधन करने का कोई अधिकार है, मतलब वो ठीक नहीं है, मतलब उसको कोई ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है। राज्यसभा क्या है, केवल धन विधेयक पर चर्चा कर सकता है, ठीक है, उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकता। देखिए, अगर बात करें बी पॉइंट की, राज्यसभा की तुलना में लोकसभा के पास राज्य सूची से संबंधित विशेष शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है कि संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, ठीक है, उसके अनुसार क्या है, राज्य सूची में जो भी विषय शामिल होते हैं, ठीक है, उन पर केवल राज्य ही कानून बना सकता है, ठीक है। और अगर बात करें संसद की, ठीक है, तो वो क्या है, आपात स्थिति में ही क्या करती है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो इस तरह से क्या है कि इस सूची पर राज्यसभा के पास अधिक शक्तियाँ होती हैं, ना कि लोकसभा के पास। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहले तो हम इसका डायरेक्ट सही आंसर करते हैं, जो कि है ए, यानी कि फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा।
सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम 2007 सशस्त्र बलों में व्यक्तियों की सेवा के विषय के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय की शक्तियों को अपवर्जित करता है। ठीक है, तो ये क्या है, करेक्ट रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति भारत के जो सैन्य बल हैं उनका क्या है, सर्वोच्च सेनापति होता है। इस क्षमता में वह थल सेना, जल सेना, वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति भी करता है। ठीक है, राष्ट्रपति का जो समादेश है विधि द्वारा विनियमित होता है, मतलब ठीक है वो विधि पूर्वक क्या है, कार्य करते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी होते हैं। संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बी एंड सी। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा नहीं करता है? ठीक है, तो आंतरिक अशांति हो तब तो करता है, आर्थिक संकट हो तब भी करता है, बाहरी आक्रमण हो तब भी करता है, लेकिन राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए तो ऐसे में क्या है, आपातकाल की घोषणा नहीं की जाती राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये आपातकाल की जो प्रक्रिया है ये कौन सा आर्टिकल 352। ठीक है, आर्टिकल 352 के तहत जो वर्णित है। और कैसी सिचुएशन में, अगर सिचुएशन हो कि युद्ध हुआ हो, ठीक है, बाहरी आक्रमण हुआ हो या फिर सशस्त्र विद्रोह हुआ हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपात लगाते हैं कि राष्ट्रपति 352 के तहत। ठीक है, लेकिन अगर बात करें 360, ठीक है, इसके तहत क्या है, ये वित्तीय आपातकालीन जो होता है, हाँ जो वित्तीय समय में जो आपातकाल की वो होती है ना, सिचुएशन होती है। ठीक है, उस टाइम में क्या है 360 के तहत आपातकाल लगाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखिए इसका करेक्ट आंसर करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर रहेगा। अध्यक्ष को अपने कार्यकाल के कृत्यों का निर्वहन अपने पूरे कार्यकाल के दौरान स्वयं करना होता है और वह स्टेशन से अपनी अनुपस्थिति या अपनी बीमारी के दौरान अपने कृत्यों को उपाध्यक्ष को प्रत्यायोजित नहीं कर सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, रहेगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या फिर पदच्युत या फिर अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? ऑप्शंस देखते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 6 मंथ के लिए। ठीक है, ऐसा क्या है, मतलब 62 जो आर्टिकल है, 62 का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, ये जो आर्टिकल है इसके तहत राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाए या फिर वो पद त्याग दे दें, ठीक है, या किसी अन्य कारण उनको वो अपने पद से हट जाएं, तो ऐसी या फिर कोई अन्य कारण हो, ऐसी स्थिति में क्या है, उसके पद पे रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति तिथि से 6 माह यानी कि 6 महीने बीतने से पहले कराया जाएगा। ठीक है, और तब तक ऐसी स्थिति में 65 आर्टिकल फर्स्ट, ठीक है, इसके तहत क्या है, इसके अनुसार ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति 6 महीने तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, साथ ही हमने वो भी डिस्कस किए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? ठीक है, डायरेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन सी, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। ठीक है, ये क्या है, भारत के संदर्भ में नौकरशाही से रिलेटेड उपयुक्त चरित्र चित्रण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों ने जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? मतलब क्रम में एक सीक्वेंस में बताया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा सीक्वेंस सही है राष्ट्रपति के संदर्भ में। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि NS रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद फिर R वेंकटरमन और फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये क्या है, इनके उपराष्ट्रपति का क्या है, सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 15 है, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? ठीक है, तो आई होप कि आपको सभी को इसका आंसर पता होगा। ठीक है, तो वो होता है ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रपति। और इसके बारे में जो वर्णन है वो किस में है, आर्टिकल 53 के सेकंड में। ठीक है, तो ये आर्टिकल भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? ऑप्शंस देखते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 6 मंथ के लिए। ठीक है,
देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा आर्टिकल है 123, आर्टिकल 123 के तहत संसद के सत्र में ना रहने की स्थिति में जो प्रेसिडेंट है किसी तत्काल आवश्यकता के संदर्भ में अध्यादेश जारी कर सकता है और राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश 6 महीनों के लिए लागू रहता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें ए है। ठीक है, मतलब कौन से आर्टिकल में ऐसा कहा गया है। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा हमारा, एक सेकेंड, ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल जो 355 है इसके तहत क्या है, ऐसा कहा गया है। देखिए फ्रेंड्स, साथ ही ये दूसरे आर्टिकल भी कर लेते हैं जो ऑप्शंस में है। देखिए आर्टिकल जो 215 है इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है, हाई कोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, और अगर बात करें आर्टिकल 275 की, तो ये क्या है, राज्यों को संघ से अनुदान, ठीक है, इस चीज़ का वर्णन मिलता है, अनुदान। और जो आर्टिकल 325 है इससे ये किससे रिलेटेड है, ये हमारा रिलेटेड है मताधिकार से। ठीक है, तो आपको साथ ही ये सभी आर्टिकल भी ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बताना है कि कौन से कथन सही है राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। ठीक है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। ठीक है, ये भी करेक्ट है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा कि दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ क्या है। ठीक है, तो वो है, डायरेक्ट आंसर करेंगे, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। सांसदों और विभिन्न राज्यों के विधायकों के मतों की संख्या भिन्न होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो क्या है, एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें क्या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक एकल हस्तांतरित मत पद्धति से होता है। ठीक है, इसके तहत क्या होता है कि सभी राज्यों के विधायकों को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, संसद में किसी स्थगन प्रस्ताव की विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए। संविधान के अनुरूप अपने कर्तव्य के पालन में भारत सरकार की विफलता को शामिल कर सकती है, संघ सरकार के आचरण से सीधे संबंधित होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट सही है और सेकंड हमारा रॉन्ग है। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की बैठक में उपस्थित हो सकता है। ठीक है, भले ही वह किसी भी सदन का सदस्य ना हो। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। भारत का जो महान न्यायवादी है वो ऐसे सिचुएशन में, यानी कि अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तब भी क्या है, वो संसद के दोनों सदनों की बैठक में उपस्थित हो सकता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी। देखिए फ्रेंड्स, महान न्यायवादी की बात करें तो आर्टिकल जो 76 है इसके तहत क्या है, जो भारत के महान न्यायवादी हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति। अब देखिए फ्रेंड्स, ये महान न्यायवादी होता क्या है, ये क्या है, जो भारत का महान न्यायवादी होता है ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। ठीक है, तो ये इसकी मतलब स्पेसिफिक चीज़ है कि ये असल में होता क्या है, महान न्यायवादी। ठीक है, इसे संसद के दोनों सदनों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। मतलब ये बैठक में या उनकी मीटिंग में या सदन में बैठ सकता है, लेकिन क्या है, वोटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये भी आपको साथ में याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही पूछा है, ऑप्शंस देखते हैं। राष्ट्रपति को शक्ति राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है कि वह विधि द्वारा अधिक संख्या में न्यायाधीश निर्धारित कर सकता है। रॉन्ग।
ऐसा नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को न्यायालयों के गठन, संगठन, अधिकार क्षेत्र एवं शक्तियाँ विनियमित करने वाले विधान बनाने की शक्ति प्राप्त है, तो ऐसा भी नहीं है। तो इस तरह से जो हमारा राइट आंसर रहेगा कि इसमें से उसने पूछा है कि कौन सा रॉन्ग है, तो बात करते हैं कि दोनों ही रॉन्ग है, ठीक है, दोनों कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी आंसर करेक्ट होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि जो न्यायालयों के गठन है, ठीक है, न्यायालयों के गठन जो यहाँ पर दिया गया है, न्यायालयों के गठन, संगठन और अधिकार क्षेत्र तथा शक्तियाँ विनियमित करने वाले विधान बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है, ठीक है, ना कि राष्ट्रपति के, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तथा संसद ही विधि द्वारा, मतलब कानून द्वारा, विधि द्वारा अपनी संख्या में न्यायाधीशों की जो संख्या क्या है जो वो निर्धारित कर सकती है, ठीक है, तो ऐसा इसलिए हमारा ये फर्स्ट भी रॉन्ग रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, मतलब अगर 3 ऑप्शन है तो 2 सही होंगे और 4 ऑप्शन है तो 3 सही होंगे और 1 रॉन्ग होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, वह लोकसभा की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, तो ये करेक्ट होगा। भारत का महान न्यायवादी लोकसभा में मतदान करने का अधिकारी है, ठीक है, ये नहीं है, ये हमने अभी पीछे डिस्कस किया। वह लोकसभा में बोल सकता है, ठीक है, बैठक में जा सकता है, सदन में बोल सकता है, तो ये भी करेक्ट है। वह लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो ये भी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा ऑप्शन जो इन्होंने नहीं पूछा है तो वो कौन सा है? भारत का महान न्यायवादी लोकसभा में मतदान करने का अधिकारी नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट होगा, मतलब इसमें है दिया हुआ है लेकिन वैसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? संघ के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित किए जाने चाहिए, करेक्ट है। राष्ट्रपति को विशिष्ट जानकारी पाने के लिए मंत्रिपरिषद को संबोधित करने का और संदेश भेजने का अधिकार है, ये भी करेक्ट है। राष्ट्रपति विधान विषयक प्रस्तावनाओं से संबंधित जानकारी मांग सकता है, तो ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो ठीक रहेगा क्योंकि तीनों कथन क्या है? हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही रॉन्ग है। तो चलो देखते हैं, आंसर तो वैसे हमें मिल गया लेकिन हमें क्या है बाकी के पॉइंट्स भी डिस्कस करने हैं। पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, करेक्ट है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा, ये भी करेक्ट है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या था हमारा? ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, जो आर्टिकल हमारा है 59, ठीक है, आर्टिकल 59 जो फर्स्ट है, इसमें क्या है, इसके अकॉर्डिंग यदि संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, ठीक है, तो क्या है, उसे उस सदन में अपना स्थान, मतलब जिस भी सदन का वो सदस्य है, ठीक है, और उसमें अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर देना होगा, मतलब वो चीज़ उसकी खाली हो जाएगी जो उसका पहले पद था, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, करेक्ट है। उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य नहीं होगा, ठीक है, करेक्ट है ये भी। उपराष्ट्रपति के जो त्याग पे, ठीक है, या फिर अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते हुए राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। और भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है, तो ये भी करेक्ट है। इस तरह से क्या है, हमारे सभी चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट नहीं, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है, उसमें फोर्थ नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, राज्यसभा का जो पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, परंतु उसके पास क्या है, उपराष्ट्रपति पद से संबंधित कोई औपचारिक दायित्व नहीं होता, मतलब कोई करने को ड्यूटी नहीं होती। राष्ट्रपति के त्याग पे, ठीक है, या फिर अपनी पोस्ट खाली हो जाने पे या किसी और रीज़न से या डेथ हो जाने से, उस स्थिति में क्या है, या तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, मतलब इन स्थिति में क्या है, उसके कार्यों का वो सिर्फ निर्वहन करता है, कौन? उपराष्ट्रपति। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, मेन पॉइंट है, क्वेश्चन से रिलेटेड है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? तो करेक्ट आंसर आप सभी को आई होप पता होगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, यानी कि 25 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, देखिए साथ ही हम कुछ अन्य जो योग्यताएं हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो वो भारत का नागरिक हो, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड क्या है, उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन में किया। वह लाभ के पद पर ना हो और यह वो पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, ये भी मेन पॉइंट है। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को संसद के किसी सदन, या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ अलग से योग्यताएं थी, तो वो भी हमने डिस्कस की, सभी को आपने ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ठीक है, उसने पूछा है कि कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो ऑप्शंस देखते हैं, 14, 12, 10, 16। ठीक है, आधे से ज़्यादा बच्चे क्या है 12 कर देते हैं, लेकिन वो मनोनीत कर सकते हैं, कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन किया जा सकता है कि मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वाली बात होती है ना, तो मैक्सिमम पूछा है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि 14। ठीक है, 14 इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, इन जो ये 14 सदस्य हैं, ठीक है, इनमें क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के क्रमशः 2, यानी कि लोकसभा से बात करें तो 2, ठीक है, और अगर राज्यसभा से बात करें तो 12। ठीक है, 12 सदस्य वहाँ से मनोनीत किए जा सकते हैं, ठीक है, बाय प्रेसिडेंट। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। तो टोटल कितने हो गए? 14। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा है, तो ऑप्शंस देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है, यहाँ पर सही पूछा है, ठीक है, सही नहीं पूछा है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियाँ रखता है, क्योंकि सविवेक प्रयोग की शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, तो ये करेक्ट नहीं है, गलत है। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करता है, तो ये भी क्या है? रॉन्ग होगा। अपने मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः सविवेक का प्रयोग करता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मतलब यही इसका राइट आंसर है, बाकी सभी रॉन्ग है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जो पीएम है, प्रधानमंत्री हैं, वो सविवेक से, मतलब अपनी सूझबूझ से किसी भी व्यक्ति को भी मंत्री परिषद में शामिल कर सकता है। इसके लिए क्या होता है, 6 मंथ के अंदर अंदर उसका किसी भी सदन का सदस्य होना ज़रूरी होता है। ठीक है, किसका? प्रधानमंत्री का। क्वेश्चन नंबर 30 है, देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हम टोटल 30 क्वेश्चन करेंगे। हर वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चन ही करेंगे, ताकि हमारे जो 150 या 140 क्वेश्चन है वो सभी इन 4-5 वीडियो में कवर हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य अपराधियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जो है वो किस में जमा होता है? ठीक है, लोकलेखे में, निक्षेप तथा अग्रिम निधि में, भारत की आकस्मिकता निधि में, या फिर भारत की संचित निधि में? तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर, आई होप कि ये क्वेश्चन बड़ा इजी है। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को इसका आंसर पता ही होगा पहले ही, तो फिर भी हम इसका करेक्ट आंसर करेंगे। तो ऑप्शन डी क्या है? विल बी द राइट आंसर, भारत की संचित निधि में जमा होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे आज की वीडियो ख़त्म होती है। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चंस भी सब इम्पोर्टेंट और अच्छे लगे होंगे। फ्रेंड्स, मैं श्योरली कहती हूँ कि यहाँ से आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। ठीक है, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, उन बच्चों के साथ जो भी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि जीके जीएस में जो कुछ भी आता है, जितने भी ऑल सब्जेक्ट्स हैं, वो सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, लास्ट अपील ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ स्टडी से रिलेटेड, ठीक है, तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देख पाओ, रीड आउट कर पाओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच।
for watching my video. Take care and bye.